हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, कैसे कैसे इफेक्टिवली आप कंट्रोल कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या क्या टेक्निक्स होती है कंट्रोल करने की। सबसे पहला देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक। ट्रेडिशनल मतलब पुराने तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाता था, बीईपी टेक्निक। बीईपी इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक जो होती है, ब्रेक इवन पॉइंट टेक्निक। ये टेक्निक बोलती है कि जितना आपकी फिक्स कॉस्ट लगी है अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मतलब कि सेल्स माइनस वेरिएबल, आपने कितने में बेचा और आपकी उसमें कितनी लागत लगी, तो उसमें आपका पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप अपनी तरफ से और आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है, उन दोनों का रेशियो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के आगे आप इसके नीचे अगर आपके पैसे लग रहे हैं तो आपको ये काम धंधा छोड़ देना चाहिए। एक बीईपी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके नीचे आप काम नहीं करते, आप यहाँ पे लॉसेस ही बियर करेंगे। तो एडवांटेज क्या होता है बीईपी निकालने का, कि मैनेजर को पता होता है कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा जहाँ पे हम लॉसेस को बचा सकें, कि इस अमाउंट ऑफ सेल से नीचे अगर हम गए तो हम पक्का लॉस में जाएंगे। तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं बीईपी में। It is also help in determining the expected amount of sales that have desired profit, कि हम इतने desired profit, अगर हम मुझे 2 लाख का profit करना है तो what should be my sales, ये कैलकुलेट करने के लिए भी BEP हेल्प करता है। सेकेंड टेक्निक इज योर बजटिंग। बजटिंग क्या करता है, फ्यूचर प्लान्स फॉर्मुलेट करता है। प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स एंड फॉर्मुलेट रूल्स बताता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, हमें पूरे दिन में डे टू डे हमारी वर्किंग क्या होनी चाहिए, कितना काम होना चाहिए, और फिर हम क्या करते हैं कंपेयर विद द बजट परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शंस। अब बजटिंग क्या होता है मेनली, कि हमने पहले तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी कि हमारी सच में, पहले हमने पूरा प्लान कर लिया कि हमारे को क्या क्या काम करना है, फिर हमने करा वो काम, फिर हमने एक्चुअल काम मेजर किया कि हमने वो काम क्या करा है। उसके बाद हमारे जो बजटेड काम था, कि जो हमने सोचा था वो एक्चुअल से कितना मैच कर रहा है वो देखना है, कि जो मैंने सोचा वही काम हुआ है, उतना ही काम हुआ है, नहीं हुआ, कम हुआ है तो करेक्टिव एक्शंस लेना, ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन सा होता है, सेल बजट, हम सेल्स में बजट बनाते हैं कि कितना क्वांटिटी का माल बेचना है, कितनी वैल्यू का माल बेचना है, क्या क्या प्रोडक्ट हमें बेचने हैं, क्या कौन से ट्रेंड के कस्टमर्स को हमें टारगेट करना है, कंपटीशन क्या है हमारा, पास सेल्स क्या थी, ये सब हम बजट सेल में देखते हैं। प्रोडक्शन बजट में क्या देखेंगे, कि हमारा जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है वो कितनी लगी है और अब आगे जाके कितनी लगेगी, तो हम सेल का बजट बना के चलते हैं कि इतना बजट है सेल का तो प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। फिर आता है कैश बजट। कैश बजट में हम देखेंगे कि हमारा जो हाथ में कैश है वो हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, कैसे हम पे कर रहे हैं, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमारे हो रहे हैं, कैसे हम पे कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से हमें कैश मिल रहा है, कितनी रिक्वायरमेंट्स हम कैश की मीट कर रहे हैं एक बिजनेस में, तो वो पूरा बजट बनता है कैश का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, तो हमें कितना माल सेल करना है, उसमें हमें कितने लोग चाहिए उसको सेल करने के लिए, उसको एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें क्या खर्चा पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या खर्चा पड़ेगा, उसको भेजने में, सेल करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगेगी, उस सबका अनुमान हम पहले बना के रखते हैं। तो बजट इज योर अनुमान ओनली, कि हम पहले से सोच के चल रहे हैं, पहले से हम अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं। मास्टर बजट, मास्टर बजट में हम ये देखेंगे कि जितने भी ऑपरेटिंग बजट्स हैं और सब बजट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट कौन से होते हैं, जहाँ पर ऐसे खर्चे जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, जो फिक्स नेचर के होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे। और फ्लेक्सिबल बजट में तो फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट अपन ने यहाँ पर बना लिए। जो फिक्स खर्चे हैं वो फिक्स में जाएंगे, जो चेंजिंग खर्चे हैं वो चेंजिंग बजट में डालेंगे। फिर आता है थर्ड टेक्निक, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली काम हो रहा है, कैसे हमने सोचा था, हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि व्हेन अ मैन इज न्यू टू वर्क और जॉब, अ सुपरवाइजर विल लाइक टू वॉच हिम वर्क टू क्लोजर देन। हम जैसे ही एक नया इंसान आता है तो सुपरवाइजर क्या करता है, उसको डीपली देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है कि वो काम कैसा कर रहा है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल थ्रू कॉस्टिंग।
फिर कंट्रोल थ्रू कॉस्टिंग में क्या है कि आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि इतना खर्चा करना है और ये वाला खर्चा हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, वो आप सोचते हैं। फिर आप स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट इनकर होती है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट से आप कंपेयर करेंगे, फिर आप करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर में कॉस्ट कंट्रोल हो सके। तो ये चीज़ें तो कॉमन रहती है। नेक्स्ट इज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल audit. The internal audit is very essential to control the operational activity of an organizational. Internal audit आपके operational activities करने में काफ़ी मददगार होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं इंटरनल ऑडिट के? कि सबसे पहले एक्यूरेसी चेक करना कि आपका काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ आपकी पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है वो देखना। फिर टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स इन द पॉलिसीज और प्लान्स कि आपको क्या क्या डिफेक्ट है पॉलिसीज और प्लान में, वो देखना और डिटेक्ट करके उसको सही करना। तो इंटरनल ऑडिट बेसिकली इंटरनल चेक होता है हर एक छोटी चीज़ पर कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही। और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है? एक्सटर्नल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है कि आप एक्सटर्नल चीज़ों पर चेक कर रहे हैं कि बाहर से जो एक सीए को अपॉइंट करेंगे और आपने सारे स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाएंगे। तो एक्सटर्नल आपके एक्सटर्नल ऑडिट पे जो होता है वो परफॉर्मेंस मेजर होता है एक एंटरप्राइज का कि क्या परफॉर्म कर रही है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कैसा है, आउटसाइड पार्टीज से आप कैसे कनेक्टेड हो, आपने कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं करी, आप कितना सही तरीके से डील करते हैं आउटर वर्ल्ड से। तो वो सब एक्सटर्नल ऑडिट में का पार्ट है। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आप बैलेंस शीट बनाते हैं एक कंपनी का और फिर आप कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर्स के लिए आप बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे आप इनकर करेंगे कंपनी के, वो शो करता है। और वेयर एज बैलेंस शीट में आप क्या शो करेंगे? असेट्स एंड लाइबिलिटीज कि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपकी असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या थी एक फाइनेंशियल ईयर की। तो दीज अकाउंट्स प्रोवाइड द फुल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर फॉर प्रिपेयरिंग द बजट। तो ये जितने भी अकाउंट बनते हैं पीएनएल, बैलेंस शीट एंड ऑल, इन सब से आप बजट बनाने की कोशिश करते हैं और आप अपने दिमाग में स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि आपको काम कैसे करना है। तो मैनेजर ऑल्सो यूज स्टेटमेंट टू कंपेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इवैल्यूएट द ओन परफॉर्मेंस। खुद का परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करने में काम आता है। ये सारा काम ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आपका खुद का इवैल्यूएशन भी हो रहा है यहाँ पे। तो रेशियो एनालिसिस जो होता है वो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियोज बताता है कि आप कैश रिक्वायरमेंट्स कितना मीट कर सकते हैं, आपकी शॉर्ट टर्म पैसों की रिक्वायरमेंट्स आप कितनी जल्दी पूरी कर सकते हैं, वो लिक्विडिटी रेशियो बताएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका बताएगा कि आप अपने प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट के खर्चे हैं वो आप कैसे बांटते हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहाँ से आ रहा है, आपको कितना कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से नुकसान हो रहा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बताता है। ऑपरेटिंग रेशियोज आपके बताते हैं कि आप जो ऑपरेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और आपकी सेल्स हो रही है वो आपको कितना फ़ायदा दे रही है और कितना नुकसान दे रही है। डेट रेशियो बताते हैं कि आपके दिमाग में जो कर्जा है, आपके दिमाग में नहीं, आपकी कंपनी का जो खर्चा है जो आपके दिमाग में ऑल टाइम चलता रहता है, तो वो आप कैसे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मेट कर सकते हैं, तो वो बताता है डेट रेशियोज। नेक्स्ट इज योर मॉडल टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स में पहला है पर्ट सीपीएम टेक्निक। तो पर्ट सीपीएम टेक्निक में सबसे पहले है यूएस नेवी ने ये डेवलप किया था पर्ट वाला, और सीपीएम जो था वो ड्यू पॉइंट एंड रिमेनिंग रैंड ऑफ यूएसए ने डेवलप किया। तो पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक क्या बताता है कि कैसे मिनिमाइज होगा टोटल टाइम, कैसे मिनिमाइज होगी कॉस्ट, कैसे मिनिमाइज होगी एक गिवन टाइम पे गिवन कॉस्ट पे आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। ये 2 बार रिपीट हो रही है लाइन, ये इग्नोर करना, और आप अपने आइडियल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है पर्ट एंड सीपीएम में? तो पर्ट जो बना था वो क्यों बना था? प्राइमरली टू हैंडल द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच टाइम स्पेंस आर हार्ड टू एस्टिमेट्स। हमें टाइम स्पेंस नहीं पता था, तो विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हम एक्यूरेटली पता लगाने के लिए पर्ट टाइम एस्टिमेट्स करने के लिए हमें पर्ट बनाया गया है। सीपीएम इज़ योर क्रिटिकल पाथ मेजरमेंट। क्रिटिकल पाथ मेजरमेंट किस लिए बना है? ताकि आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर देख सकें कि आपने क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन ने के प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू आप ये एस्टिमेट लगा सकें कि वो कितना एक्यूरेट चल रहा है और कितना एक्यूरेट नहीं चल रहा।
तो प्रोसेस ऑफ PERT एंड CPM टेक्निक क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी करते हैं कि क्या काम आपको करना है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको कंप्लीट करना है, ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको कंप्लीट करना है। फिर उसको आप अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज इन अ सीक्वेंस। आप वो सारे कामों को अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में कि कौन सा काम पहले होगा एंड कौन सा काम बाद में होगा, सक्सीडिंग मैनर में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा उस पर। फिर टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज़, टाइम एस्टिमेट करेंगे आप एक्टिविटीज़ का कि सबसे ज़्यादा कम टाइम कौन सी एक्टिविटी में लग रहा है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया। वो मैक्सिमम टाइम कौन सी एक्टिविटी में लग रहा है, तो वो पेसिमिस्टिक एक्टिविटी हो गया। और प्रोबेबल टाइम मतलब कि आप एस्टिमेटेड टाइम की प्रोबेबल टाइम कितने में आप दोनों एक्टिविटीज़ को पूरा कर लेंगे। तो नेटवर्क ऑफ PERT CPM एक्टिविटीज़ जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक होता है एक्टिविटी, एक होता है इवेंट, और एक होता है क्रिटिकल पार्ट। तो एक्टिविटी तो वो होता है जहाँ पर आपको पूरा बताया जाता है कि आपको क्या क्या काम करने हैं, पूरा एक रो होती है। इवेंट वो होता है जो आपने कंप्लीट हो चुका है, वो होता है इवेंट। एंड योर क्रिटिकल पाथ इज योर द लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर इवेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेंगे इस पूरे काम को करने में, वो होता है योर लॉन्गेस्ट टाइम एंड योर शॉर्टेस्ट टाइम। तो आप सबसे शॉर्टेस्ट टाइम एंड लॉन्गेस्ट टाइम आप मेजर करेंगे कि एक काम को करने में क्या टाइम लगता है। नेक्स्ट इज योर एडवांटेज ऑफ PERT एंड CPM। तो पहला एडवांटेज है मैनेजर्स को प्लान करने में बहुत इजी होता है कि क्या काम करना है, किस सीक्वेंस में करना है और कितने टाइम पीरियड में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। परफॉर्मेंस मेजर करने में काम आता है कि कितने एक गिवन टाइम फ्रेम में आप कितना एफिशिएंटली काम कर लेंगे। नेक्स्ट इज योर प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड जो आपके पहले से गोल सेट हैं वो कितने एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली पूरे हो रहे हैं। देन इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में भी काम आता है। एंड इट हेल्प्स इन स्टिमुलस simultaneous performance of the different parts of the work. This help in reducing the wastage of time। कैसे दो काम आप एक साथ करेंगे जिससे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, आप ये भी देखते हैं। नाउ कम्स योर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। MIS इज योर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन या मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर आप क्या करते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और आप पॉसिबल रिसोर्सेज को यूज़ करके आप क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पास पहुँचाने का काम करते हैं। ये एक पर्टिकुलरली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहाँ पे आप बेस्ट पॉसिबल एक्शन बेस्ट पॉसिबल टाइम पर लेने की कोशिश करते हैं। मतलब आप मैनेजमेंट अपना बेस्ट रखेंगे। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नीड्स इन्फॉर्मेशन टू ईच मैनेजर एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही काम और सही तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज योर ABC टेक्निक। ABC analysis, ABC analysis basically related to your inventory। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग आइटम ऑफ इन्वेंट्री ले रहे हैं कि आपके ABC 3 ग्रुप बना दिया आपने। इन्वेंट्री वैल्यू 80%, 15% और 5% है यहाँ पे, और नंबर ऑफ आइटम इसमें 10% आइटम है, इसमें 50% आइटम है, इसमें 40% आइटम है। तो आपने ग्रुप कर दिए। अब आप पर एक्टिविटी देखेंगे कि आपको हर एक एक्टिविटी को इंडिविजुअल स्टडी करना ABC का काम होता है कि मैक्सिमम अटेंशन आपको किस ग्रुप में देना चाहिए, वो आप देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू किसको देनी है और लीस्ट वैल्यू किसको देनी है आपको। ठीक है, सॉरी। ABC एनालिसिस मैक्सिमम अटेंशन शुड बी गिवन टू द A ग्रुप। तो A ग्रुप को सबसे ज़्यादा अटेंशन देना है क्योंकि वहाँ पर 80% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू हमारा पड़ा है। ये पूरा प्रैक्टिकल से ही समझ में आता है, डायरेक्टली समझ में भी नहीं आएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, जहाँ पे आप नए नए कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश करते हैं। एंड नॉन बिजनेस बजटिंग होता है ये कि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, आप नए नए कॉन्सेप्ट लाते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग रिक्वायर्स मैनेजर टू जस्टिफाई देयर बजट इन डिटेल। बजट को आप डिटेल में समझाते हैं। स्क्रैच आउट द रेफरेंसेस ऑफ द लेवल ऑफ द प्रीवियस अप्रोप्रिएशंस कि आपने पहले क्या काम किया, आपका इस बार का बजट क्या है, उसको कैसे पूरा होगा, आप एग्जामिन करेंगे, वैल्यूएट करेंगे और प्रायोरिटी सेट करेंगे काम के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि मैनेजर्स को क्रिटिकली एग्जामिन करने में काम आता है, ये कि काम क्रिटिकली एग्जामिन करने में काम आता है प्रोजेक्ट्स को। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालने में काम आता है। स्प्रिट अमंग मैनेजर्स, क्या अंदर से जील एक पैदा होती है मैनेजर्स में काम करने की, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में भी ये ZBB टेक्निक हेल्प करता है। तो ऐसे अब ये तो हुई सारी टेक्निक्स। अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। सबसे अच्छे से अगर आपको कोई काम को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपकी एंटरप्राइज जो है वो स्मूथली रन करे। पहला है करेक्टिव एक्शंस।
आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे तो करेक्टिव एक्शंस आर नेसेसरी टू टेक ऑन अ राइट टाइम ओनली फाइंडिंग डेविएशन टू द परफॉर्मेंस। कैसे करेक्टिव एक्शन लेंगे? जो परफॉर्मेंस हो गया वो आप जज करेंगे और आपने जो स्टैंडर्ड सोचे थे वो देखेंगे आप। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से आप कंपेयर करेंगे, फिर जो भी उसमें कमियां आएंगी उसको आप इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव करके आप करेक्टिव एक्शंस लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट इज योर इम्प्रूव प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सही लोगों को सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली कैसे इम्प्रूव करेंगे, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो, ये आप देखेंगे। अंडरस्टैंडेबल, आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंट्रोल कितना है सिस्टम में, आपको आपकी चीज़ें कितनी सॉर्टेड वे में चल रही है, आपका सिस्टम वर्क भी कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है, या फिर एडवर्स आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप देखेंगे। फिर आप देख रहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी कि आपका कितना सिस्टम फ्लेक्सिबल है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना फ्लेक्सिबल है, आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं वो कंट्रोलेबल है नहीं है, मॉडिफाइड आप मॉडिफाई कर रहे हो टाइम टू टाइम या नहीं कर रहे हो चीज़ों को। फिर है मोटिवेटिंग। आप देखेंगे कि लोग कितना मोटिवेटेड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कितना मोटिवेटेड होके काम कर रहे हैं, कितना अपना खुद का दे रहे हैं, पूरा 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मोटिवेशन लेवल क्या है। फिर होता है फॉरवर्ड लुकिंग। आप फ्यूचर का सोच के चलेंगे कि मैनेजर्स को फ्यूचर का सोच के चलना पड़ेगा कि क्या कंट्रोल सिस्टम होगा, क्या मोटिवेशन है, क्या अपने को आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फ्यूचर लुकिंग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फिर आएगा मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ द टाइम एंड मनी। हम ये क्या कोशिश करेंगे कि टाइम और मनी कम से कम वेस्ट हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि पैसा और टाइम बचे, आपकी जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट है वो कम हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो, आपका जो कंट्रोल सिस्टम है और करेक्टिव एक्शंस है वो कितना अच्छा है, आप लॉस ऑफ टाइम तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये 8 पॉइंट्स थे आपके, जहाँ पे आप इफेक्टिवली कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं वो गिवन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी है बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।